मुंबई की भारी बारिश शहर की सड़कों पर एक गहरा साया डाल रही थी। जहां अनन्या एक पुरानी खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। हर कोई उसे दुर्भाग्य का प्रतीक मानता था, क्योंकि उसके जन्म के बाद उसके परिवार ने सब कुछ खो दिया था और उसके माता पिता की असामयिक मृत्यु हो गई थी। चारों ओर की दीवारें भी मानो उसकी चुप्पी का मजाक उड़ा रही थीं। जबकि बाहर बिजली कड़क रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी शांति थी, जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने सब कुछ खो दिया हो। अनन्या के चाचा महेंद्र एक लालची और क्रूर व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी भतीजी की संपत्ति हड़पने के लिए उसे वर्षों तक मानसिक प्रताड़ना दी थी। आज उन्होंने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं, जब उन्होंने घोषणा की कि अनन्या का विवाह गली के उस शराबी से होगा जो हमेशा कचरे के पास पड़ा रहता था। महेंद्र का मानना था कि इस अपमानजनक विवाह के बाद अनन्या कभी भी अपने हक के लिए सिर नहीं उठा पाएगी और वह हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगी। वह इस शादी को अपनी जीत का सबसे बड़ा जश्न मान रहा था। महेंद्र की आवाज हॉल में गूंज रही थी और उसके शब्द अनन्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे। लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि इस घर में उसकी आवाज को दबा दिया गया है और अब उसके पास केवल अपनी गरिमा को बचाने की एक आखिरी उम्मीद बची है। अनन्या ने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया और छत की ओर देखा, जैसे वह ईश्वर से कोई संकेत मांग रही हो। उसकी सहनशीलता की सीमा अब खत्म हो रही थी, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। गली का वह शराबी, जिसे लोग केवल गल्ली के नाम से जानते थे, फटे पुराने कपड़ों में घर के दरवाजे पर खड़ा था और उसके शरीर से शराब की तीव्र दुर्गंध आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धूल मिट्टी से ढका हुआ था, जिससे उसकी असली पहचान छिप गई थी। महेंद्र ने उसे कुछ पैसे दिए और अनन्या का हाथ उसके गंदे हाथों में थमा दिया, जैसे वह कोई वस्तु हो जिसे निपटाना हो। वहां उपस्थित सभी रिश्तेदार अनन्या की इस दुर्दशा पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और ताने मार रहे थे। अनन्या ने उस आदमी की ओर देखा जिसने अभी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, जो डरावनी और रहस्यमयी दोनों लग रही थी। वह शराबी लड़का लड़खड़ा रहा था, लेकिन अनन्या को महसूस हुआ कि उसकी पकड़ बहुत मजबूत और स्थिर थी, जो एक सामान्य शराबी के लिए संभव नहीं थी। उसे लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह गहराई से सोच नहीं पा रही थी। वह बस चुपचाप उस नरक से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। शादी की रस्में एक छोटे और गंदे मंदिर में शुरू हुईं, जहां केवल कुछ जलती हुई मोमबत्तियां और एक थका हुआ पुजारी मौजूद था। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने अग्नि के चारों ओर फेरे लेने शुरू किए और उसे लगा कि उसकी आत्मा मर रही है। उसके चाचा महेंद्र कोने में खड़े होकर सिगार पी रहे थे और अपनी सफलता पर गर्व कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने अनन्या को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है, लेकिन वे इस बात से बेखबर थे कि भाग्य ने कुछ और ही चुना है। पुजारी के मंत्रों की गूंज उस शांत मंदिर में अजीब लग रही थी, जबकि अनन्या ने अपना सिर झुकाकर चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे इस कठिन परिस्थिति से लड़ने की शक्ति मिले, भले ही उसका साथी एक शराबी क्यों न हो। उसके मन में एक ही विचार था कि वह इस अपमान का बदला एक दिन जरूर लेगी और अपनी पहचान वापस पाएगी। उसने अपने पति की ओर देखा, जो शराब के नशे में झूमता हुआ अपनी भूमिका निभा रहा था। जब शादी की अंतिम रस्म पूरी हुई, तो महेंद्र ने एक ठहाका लगाया और अनन्या से कहा कि अब उसे अपने राजकुमार के साथ उसके महल में जाना चाहिए। वह महल वास्तव में शहर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां गल्ली रहता था, जो गरीबी और गंदगी का साक्षात रूप थी। अनन्या ने बिना एक शब्द कहे अपनी छोटी सी पोटली उठाई और उस अजनबी के पीछे चलने लगी। बारिश अब और भी तेज हो गई थी, जैसे प्रकृति भी उसके भाग्य पर आंसू बहा रही हो। सड़क पर चलते समय लोगों ने अनन्या को दया भरी नजरों से देखा और कुछ ने तो उसका मजाक भी उड़ाया कि एक सुंदर लड़की की किस्मत कितनी खराब है।
अनन्या ने अपनी नजरें जमीन पर रखीं और उस शराबी के लड़खड़ाते कदमों का अनुसरण करती रही, जो लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। उसे पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और कठिन रात होने वाली है। मुंबई की सड़कों का कोलाहल भी उसे अब सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका मन सुन्न हो चुका था। झोपड़ी के अंदर का दृश्य और भी भयानक था, जहां पुरानी शराब की बोतलें और कूड़ा फैला हुआ था और छत से पानी टपक रहा था। अनन्या एक कोने में खड़ी हो गई और नफरत भरी नजरों से उस कमरे को देखने लगी जिसे अब उसे अपना घर कहना था। उसका पति एक पुरानी टूटी हुई खाट पर गिर पड़ा और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता न हो। अनन्या ने खुद को संभाला और एक गीले कपड़े से जमीन साफ करने लगी। पूरी रात अनन्या ने जागकर बिताई और उसने महसूस किया कि उसका पति नींद में भी बहुत सतर्क था। उसकी सांसें एक शराबी की तरह भारी नहीं थीं। उसने गौर किया कि उसके फटे कपड़ों के नीचे से दिख रही त्वचा किसी मजदूर की नहीं, बल्कि बहुत स्वस्थ और अच्छी थी। उसके मन में संदेह का एक छोटा सा बीज पनपने लगा कि क्या यह आदमी वास्तव में वही है जो वह दिखा रहा है। उसने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन तभी बिजली कड़की और वह पीछे हट गई। सुबह होते ही अनन्या ने तय किया कि वह इस घर को रहने लायक बनाएगी और अपनी मेहनत से इस शराबी पति को भी सुधारने की कोशिश करेगी। उसने पास के कुएं से पानी भरा और सफाई शुरू की, जबकि गली अभी भी अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी हिम्मत देखकर आसपास की महिलाएं भी हैरान थीं कि मनहूस लड़की इतनी मेहनत कैसे कर सकती है। अनन्या ने हार नहीं मानी थी और वह अपनी नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार थी। दोपहर के समय जब गली की नींद खुली, तो उसने अनन्या को काम करते देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई जो तुरंत गायब हो गई। उसने फिर से शराब की बोतल उठाई, लेकिन अनन्या ने उसे छीन लिया और दीवार पर दे मारा, जिससे वह चकनाचूर हो गई। उसने साहस के साथ उससे कहा कि अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे इंसान की तरह व्यवहार करना होगा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अनन्या को देखता रहा जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। महेंद्र ने अपने गुर्गों को भेजा यह देखने के लिए कि अनन्या किस हाल में है, और जब उन्हें पता चला कि वह काम कर रही है तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने झोपड़ी के बाहर आकर अनन्या को गालियां दी और उसे याद दिलाया कि वह एक अछूत और बदकिस्मत लड़की है। अनन्या ने उन्हें करारा जवाब दिया कि उसकी किस्मत भगवान के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। उसने उन्हें वहां से चले जाने को कहा, जिससे महेंद्र का अहंकार बुरी तरह से घायल हो गया और उसने और बदला लेने की ठानी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, अनन्या ने महसूस किया कि उसका पति उसे बहुत ध्यान से देख रहा था जब वह सोच रही थी कि वह सो रहा है। उसने देखा कि वह आदमी कभी कभी बहुत ही परिष्कृत तरीके से बैठता था, जो किसी गली के गुंडे के लिए असंभव था। अनन्या ने सोचा कि शायद उसकी कल्पना उसे धोखा दे रही है, क्योंकि वह बहुत तनाव में थी। फिर भी उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की और उस रहस्यमयी आदमी पर नजर बनाए रखी जो उसका पति था। रात का अंधेरा एक बार फिर मुंबई पर छा गया और अनन्या ने झोपड़ी के दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया ताकि कोई अंदर न आ सके। उसने एक छोटा सा दिया जलाया, जिसकी रोशनी में उसने अपने पति का चेहरा देखा, जो अब शांत और विचारमग्न लग रहा था। उसे लगा कि वह किसी बहुत बड़ी पहेली का हिस्सा बन गई है, जिसका समाधान अभी बहुत दूर है। अनन्या ने एक लंबी सांस ली और अपनी नियति को स्वीकार करते हुए फर्श पर सो गई। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने अनन्या के संदेह को और पुख्ता कर दिया। जब उसने देखा कि उसके पति ने रात में चुपके से कुछ कागजात पढ़े थे, वे कागजात किसी व्यापारिक सौदे से संबंधित लग रहे थे। लेकिन जब उसने अनन्या को देखते हुए पाया तो उसने तुरंत उन्हें छुपा दिया। अनन्या ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसने समझ लिया था कि इस आदमी के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। वह अब और भी अधिक सावधान हो गई थी और अपनी योजना बनाने लगी थी। महेंद्र ने अब अनन्या के पति को पीटने के लिए कुछ गुंडे भेजे ताकि वह डर कर भाग जाए और अनन्या अकेली रह जाए। लेकिन जब गुंडों ने हमला किया
तो गल्ली ने बड़ी कुशलता और ताकत के साथ उनका सामना किया और उन्हें धूल चटा दी। अनन्या यह सब खिड़की से देख रही थी और वह दंग रह गई कि एक शराबी इतनी सफाई से लड़ाई कैसे कर सकता है। गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए और अनन्या की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। जब वह आदमी वापस अंदर आया तो वह फिर से लड़खड़ाने लगा और शराब की गंध फैलाने का नाटक करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अनन्या उसके पास गई और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा कि वह वास्तव में कौन है और यह नाटक क्यों कर रहा है। उस आदमी ने केवल एक रहस्यमयी मुस्कान दी और शोषण करने के लिए और एक शोषण की जान से लिए हो सकी जाने का बहाना किया, जिससे अनन्या का कौतूहल और भी बढ़ गया। उसे अब यकीन हो गया था कि वह किसी साधारण आदमी के साथ नहीं रह रही है। इस तरह अनन्या की नई जिंदगी की शुरुआत हुई, जहां एक तरफ गरीबी और अपमान था और दूसरी तरफ एक ऐसा रहस्य जो उसकी दुनिया बदल सकता था। उसने तय किया कि वह इस आदमी के सच को सामने लाएगी और महेंद्र को उसकी औकात दिखाएगी जिसने उसे धोखा दिया था। मुंबई की यह बारिश अब उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसे एक नई ताकत और प्रेरणा दे रही थी। वह अब केवल दुर्भाग्यशाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक योद्धा बनने की राह पर थी। रात की खामोशी उस टूटी हुई झोपड़ी में और भी गहरी हो गई थी, जहां अनन्या फर्श पर बैठी हुई अपने पति की हर हरकत पर नजर रख रही थी। बाहर बारिश की बूंदों की आवाज टीन की छत पर एक संगीत की तरह बज रही थी, लेकिन अनन्या का मन अशांत था और उसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा था। उसने देखा कि उसका पति, जो अभी तक नशे में धुत लग रहा था, अब अपनी आंखें खोलकर छत को बहुत ध्यान से देख रहा था। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और एक जलती हुई मोमबत्ती हाथ में लेकर उसके करीब गई, ताकि वह उसके चेहरे के भावों को स्पष्ट रूप से देख सके और सच जान सके। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, गल्ली अचानक सीधा बैठ गया और उसकी आंखों में वह नशा गायब था जो पिछले 2 दिनों से दिख रहा था। उसकी मुद्रा अब एक असहाय शराबी की नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की थी, जिसने अनन्या को पूरी तरह से चौंका दिया था। उस आदमी ने अपना मैला कुर्ता उतारा और नीचे से एक काला फिटिंग वाला शर्ट निकला, जो बहुत महंगा और ब्रांडेड लग रहा था, जिससे अनन्या की आंखें फटी रह गईं। उसने अपने चेहरे से कृत्रिम दाढ़ी और धूल को एक गीले कपड़े से साफ किया, जिससे एक अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली चेहरा सामने आया जो किसी राजा से कम नहीं था। अनन्या के पास शब्द नहीं थे और वह पीछे हट गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई जादू है या धोखा। डरो मत अनन्या, मैं वह नहीं हूं जो तुम्हारे चाचा ने सोचा था और न ही वह जो पूरी दुनिया देख रही है, उस आदमी ने बहुत गहरी और शांत आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा अधिकार था जो केवल उन लोगों में होता है जो हजारों कर्मचारियों पर शासन करते हैं और बड़े फैसले लेते हैं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनन्या को बैठने का इशारा किया, जिससे उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल उमड़ रहे थे। मेरा असली नाम अर्जुन खन्ना है और मैं खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन हूँ, जो मुंबई के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्यों में से एक है और पूरी दुनिया में मशहूर है। अनन्या ने इस नाम को सुना था क्योंकि अखबारों में हमेशा उसकी उपलब्धियों और उसकी संपत्ति की चर्चा होती रहती थी, लेकिन वह यहाँ इस हालत में क्यों था? अर्जुन ने उसकी उलझन को समझा और एक छोटी सी मुस्कान दी जो उसके कठोर चेहरे पर बहुत ही सौम्य लग रही थी। अर्जुन ने बताया कि उसकी कंपनी में कुछ बड़े अधिकारी और बाहरी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहे थे, जिसमें अनन्या के चाचा महेंद्र भी शामिल थे और सबूत जुटाना मुश्किल था। उसे एक ऐसी पहचान की जरूरत थी जिससे कोई उस पर शक न करे। इसलिए उसने गल्ली का रूप धारण किया और उस इलाके में रहने लगा जहां अपराधी अक्सर मिलते थे। उसने महेंद्र की योजना के बारे में सुना और जानबूझकर इस शादी के लिए तैयार हो गया ताकि वह अंदर से हमला कर सके। अनन्या को यह सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपनी बर्बादी समझ रही थी, वह वास्तव में उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। अर्जुन ने उसे करीब से देखा और कहा कि उसने अनन्या की बुद्धिमानी और उसके संघर्ष को करीब से देखा है।
जो उसे एक बेहतरीन सहयोगी बना सकता है। उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके साथ खड़े होकर इस भ्रष्ट तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंके, और अनन्या इसके लिए सबसे उपयुक्त पात्र थी। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें एक शराबी को बेच दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्होंने खुद अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन के शब्दों में एक ठंडी आग थी जिसने अनन्या के भीतर भी प्रतिशोध की ज्वाला जला दी, जो अब तक बुझ चुकी थी, और उसे जीने की नई वजह दी। उसने महसूस किया कि उसकी मनहूसियत वास्तव में एक ढाल थी जिसने उसे इस महान व्यक्ति के करीब पहुंचा दिया था और उसे बचा लिया था। अनन्या ने पूछा कि वह अब क्या करेगी, क्योंकि वह तो केवल एक साधारण लड़की थी जिसके पास न तो पैसा था और न ही कोई प्रभाव जिससे वह लड़ सके। अर्जुन ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे एक नया व्यक्तित्व देगा और उसे वह सब सिखाएगा जो एक कॉर्पोरेट युद्ध जीतने के लिए आवश्यक होता है, और उसकी एक साधारण नहीं ही कोई प्रभाव देगा, पहचान गुप्त रखेगा। उसने वादा किया कि वह अनन्या का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा और उसके माता पिता के हथियारों को कानून के कटघरे में खड़ा करके ही दम लेगा। अर्जुन ने अपनी जेब से एक बहुत ही छोटा और उन्नत संचार उपकरण निकाला और कुछ गुप्त कोड टाइप किए, जिससे तुरंत झोपड़ी के बाहर कुछ साए हरकत में आ गए। अनन्या ने खिड़की से झांककर देखा कि कुछ सूट पहने हुए लोग अंधेरे में तैनात थे, जो अर्जुन के अंगरक्षक लग रहे थे और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। उसे अब समझ में आया कि अर्जुन कभी भी अकेला नहीं था और उसका पूरा साम्राज्य उसकी एक आवाज पर हाजिर होने के लिए हमेशा तैयार खड़ा था। आज की रात हमारी योजना की शुरुआत है, और कल से तुम अनन्या नहीं, बल्कि मेरी रणनीतिकार के रूप में काम करोगी, जो अंधेरे में रहकर दुश्मनों को खत्म करेगी। अर्जुन ने उसे एक फाइल दी जिसमें उसके चाचा के सभी काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था, जिसे देखकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने देखा कि कैसे उसके माता पिता की संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पा गया था और उसे भिखारी बनाया गया था ताकि वह बोल न सके। अनन्या की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक नई चमक थी, जिसे देखकर अर्जुन प्रभावित हुआ और उसने महसूस किया कि उसने सही जीवनसाथी का चुनाव किया है। उसने उसे समझाया कि यह लड़ाई लंबी होगी और उसे बहुत धैर्य रखना होगा, क्योंकि महेंद्र के पीछे कुछ बहुत शक्तिशाली लोग और अंतर्राष्ट्रीय माफिया भी शामिल हो सकते हैं। अनन्या ने सिर हिलाकर सहमति दी और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, जो अब उसे एक अजनबी का नहीं बल्कि अपना रक्षक का हाथ लग रहा था। अर्जुन ने उस रात अनन्या को व्यापार की कुछ बुनियादी बातें सिखानी शुरू कीं और उसे बताया कि कैसे डेटा और सूचनाओं का उपयोग करके किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है। अनन्या एक बहुत ही तेज सीखने वाली छात्रा निकली और उसने जटिल वित्तीय संरचनाओं को बहुत ही कम समय में समझ लिया, जिससे अर्जुन की उम्मीदें और भी बढ़ गईं। झोपड़ी की दीवारों के बीच एक नया गठबंधन जन्म ले रहा था, जो जल्द ही पूरे मुंबई शहर को अपनी ताकत से हिलाकर रख देने वाला था। सुबह होने से पहले अर्जुन ने फिर से अपना शराबी का भेष धारण कर लिया, ताकि बाहर की दुनिया को कोई शक न हो और उनकी योजना सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ती रहे। उसने अनन्या से कहा कि वह दिन भर सामान्य व्यवहार करे और किसी को भी यह महसूस न होने दे कि उनके बीच कोई बातचीत हुई है या कुछ बदला है। अनन्या ने अपनी साड़ी ठीक की और कुएं की ओर चल दी, लेकिन उसके कदमों में अब एक नई ताकत और आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। रास्ते में उसे वही लोग मिले जिन्होंने कल उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज उनकी बातें उसे विचलित नहीं कर पाईं, क्योंकि वह जानती थी कि जल्द ही सब बदल जाएगा। महेंद्र का एक आदमी फिर से उसे परेशान करने आया, लेकिन अनन्या ने उसे ऐसी तीखी नजर से देखा कि वह डरकर पीछे हट गया और चुपचाप वहां से चला गया। उसे लगा कि अनन्या के भीतर कुछ बदल गया है, जैसे कोई सोई हुई शेरनी जाग गई हो और अपना शिकार ढूंढ रही हो। झोपड़ी में वापस आकर अनन्या ने अर्जुन के लिए खाना बनाया और उसने देखा कि वह आदमी चुपके से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, जो उसने फर्श के नीचे छिपाया था। वह मुंबई के शेयर बाजार की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और महेंद्र की कंपनियों के शेयरों को गिराने के लिए अपनी अगली चाल चल रहा था। उन दोनों के बीच एक अनकहा समझौता था
कि वे एक दूसरे की ढाल बनेंगे और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर रख देंगे। अर्जुन ने अनन्या को बताया कि अगले कुछ दिनों में उसे एक बड़े इवेंट में शामिल होना होगा, जहां उसे एक विदेशी निवेशक के रूप में पेश किया जाएगा ताकि वह घुसपैठ कर सके। उसने उसे कपड़े पहनने के ढंग, बात करने के तरीके और शिष्टाचार के बारे में विस्तार से निर्देश दिए ताकि उसकी पुरानी पहचान पूरी तरह से छिप जाए और कोई पहचान न सके। अनन्या ने हर निर्देश को ध्यान से सुना और मन ही मन अपनी भूमिका का अभ्यास करने लगी जैसे वह कोई पेशेवर अभिनेत्री हो। रात के सन्नाटे में अर्जुन ने अनन्या को अपने परिवार के इतिहास के बारे में बताया और यह भी कि कैसे उसके पिता ने इस साम्राज्य को ईमानदारी से बनाया था। उसने वादा किया कि वह खन्ना साम्राज्य की गरिमा को वापस लाएगा और अनन्या को उसका वह स्थान दिलाएगा जिसकी वह हकदार है, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। अनन्या ने उसकी बातों में सच्चाई और समर्पण देखा, जिससे उसका विश्वास उस पर और भी दृढ़ हो गया और उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनन्या की पर्सनालिटी में एक अद्भुत परिवर्तन आया और उसकी त्वचा और आंखों में एक अलग ही तेज दिखने लगा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसने अर्जुन के साथ मिलकर उन सभी गवाहों की सूची तैयार की जिन्हें महेंद्र ने डराकर चुप करा दिया था और अब वे उन्हें अपनी तरफ करने की योजना बना रहे थे। यह एक शतरंज की बिसात की तरह था, जहां हर चाल बहुत सोच समझकर और रणनीतिक रूप से चली जा रही थी ताकि कोई गलती न हो। अंत में अर्जुन ने अनन्या को एक कीमती लॉकेट दिया जिसमें एक छोटा सा जीपीएस और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा हुआ था ताकि वह हर समय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और साक्ष्य जुटा सके। उसने उसे गले लगाया और धीरे से कहा कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है और उन्हें इस युद्ध को अंत तक लड़ना होगा और जीतना होगा। अनन्या ने गहराई से सांस ली और खिड़की के बाहर चमकते हुए मुंबई शहर को देखा, जो अब उसे चुनौती नहीं बल्कि अपना साम्राज्य लग रहा था। अगले दिन की योजना तय हो चुकी थी और अनन्या को पता था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, जहां उसे अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करनी होगी। उसने दर्पण में अपना चेहरा देखा और उसे वह पुरानी असहाय लड़की कहीं नहीं दिखी, बल्कि उसकी जगह एक दृढ़निश्चयी महिला खड़ी थी जो इतिहास रचने के लिए तैयार थी। अर्जुन ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है और वे दोनों इस बात का जीवंत प्रमाण थे। झोपड़ी के बाहर का वातावरण अभी भी गरीब और गंदा था, लेकिन उसके अंदर जो योजना बन रही थी वह अरबों रुपये की थी और उसमें कई बड़े दिग्गजों का भविष्य टिका हुआ था। अनन्या ने महसूस किया कि कैसे एक रात ने उसकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर दिया और उसे एक नया जीवन दिया जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वह अब उस पल का इंतजार कर रही थी जब वह अपने चाचा के सामने खड़ी होगी और उन्हें अपनी असली ताकत का एहसास कराएगी। इस प्रकार गली और मनहूस अनन्या के बीच का रिश्ता अब एक गहरे प्रेम और विश्वास में बदलने लगा था, जो केवल बाहरी सुंदरता पर नहीं बल्कि एक दूसरे के सम्मान पर आधारित था। अर्जुन ने उसे वह सब कुछ दिया जो उसे कभी नहीं मिला था, सुरक्षा, सम्मान और एक ऐसा भविष्य जहां वह अपनी मर्जी से जी सके और अपनी पहचान बना सके। उन दोनों ने मिलकर अंधेरे में एक ऐसी मशाल जलाई थी जो जल्द ही पूरे शहर की गंदगी को जलाकर राख कर देने वाली थी। रात के अंतिम प्रहर में अर्जुन ने अनन्या को सोने के लिए कहा ताकि वह कल के कठिन दिन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो सके और अपनी ऊर्जा बचा सके। उसने स्वयं फर्श पर बैठकर पहरा देना शुरू किया, जैसे कोई वफादार सिपाही अपने देश की रक्षा करता है। और अनन्या को एक अनूठा सुकून महसूस हुआ जो उसने वर्षों से नहीं पाया था। उस झोपड़ी में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक नई सुबह की उम्मीद थी जो जल्द ही आने वाली थी। सुबह की पहली किरण उस टूटी हुई झोपड़ी में प्रवेश कर चुकी थी, जहां अनन्या और अर्जुन अपने भविष्य की गुप्त रणनीति पर विचार कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी नकली दाढ़ी और फटे कपड़ों को एक बार फिर से पहन लिया था ताकि बाहर की दुनिया को कोई शक न हो। उसने अनन्या की ओर देखा, जो अब पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक नई चमक और संकल्प साफ दिखाई दे रहा था।
अनन्या ने महसूस किया कि इस छोटे से कमरे में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अर्जुन ने अनन्या के सामने एक औपचारिक प्रस्ताव रखा कि वह उसे एक नई पहचान देगा और बदले में उसे खन्ना ग्रुप के भीतर छिपे गद्दारों को पकड़ने में मदद करनी होगी। उसने वादा किया कि इस मिशन के सफल होने के बाद अनन्या को उसकी खोई हुई सारी संपत्ति और वह सम्मान वापस मिलेगा जिसे उसके चाचा ने छीन लिया था। अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसके लिए न्याय पाने का एकमात्र और सबसे सुरक्षित रास्ता है। प्रशिक्षण की शुरुआत अनन्या की वित्तीय समझ के साथ हुई, जिसे देखकर अर्जुन पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसकी गणितीय क्षमताएं किसी अनुभवी बैंकर से कम नहीं थीं। उसने बचपन में अपने पिता से जो कुछ भी सीखा था वह अब उसके काम आ रहा था, और वह जटिल बैलेंस शीट को मिनटों में सुलझा रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि अनन्या के भीतर एक प्राकृतिक व्यापारिक दिमाग छिपा है, जिसे केवल सही दिशा और मार्गदर्शन की जरूरत थी ताकि वह दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखा सके। केवल संख्याओं का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं था, इसलिए अर्जुन ने उसे कॉर्पोरेट दुनिया के मनोवैज्ञानिक दांव पेंच और लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की कला भी सिखाई। उसने अनन्या को बताया कि कैसे अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाना है और कैसे दुश्मनों के अहंकार का इस्तेमाल उन्हीं के ईकास पे ही आंखों खिलाफ करना है ताकि वे खुद गलती करें। अनन्या ने हर सबक को बहुत गहराई से आत्मसात किया और उसने अपनी आवाज में वह अधिकार और वजन लाना शुरू कर दिया जो एक लीडर में होना चाहिए। रात के अंधेरे में अर्जुन के वफादार सहयोगियों ने चुपके से झोपड़ी में कुछ सूटकेस पहुंचाए जिनमें महंगे कपड़े, गहने और आधुनिक तकनीकी उपकरण रखे हुए थे जिन्हें अनन्या को इस्तेमाल करना था। इन वस्तुओं को देखकर अनन्या को अपनी पुरानी विलासी जिंदगी की याद आ गई, लेकिन अब उसका उद्देश्य विलासिता नहीं बल्कि अपने दुश्मनों का विनाश करना और अपना हक वापस पाना था। उसने एक काले रंग का आधुनिक सूट पहनकर देखा जिसमें उसकी छवि किसी साधारण गरीब लड़की की बजाय एक शक्तिशाली कॉर्पोरेट हस्ती की तरह लग रही थी। प्रशिक्षण के कठिन घंटों के बीच अर्जुन और अनन्या ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सबसे दुखद और व्यक्तिगत अनुभव साझा किए, जिससे उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। अर्जुन ने बताया कि कैसे उसे अपनों ने ही धोखा दिया था और उसे इस गंदी गली में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था ताकि वह अपनी जान बचा सके। अनन्या ने अपने माता पिता की यादों को साझा किया और बताया कि कैसे उसके चाचा ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे समाज से पूरी तरह अलग कर दिया था। इस साझा दुख ने उनके बीच एक अटूट विश्वास की दीवार खड़ी कर दी थी, जो केवल एक व्यापारिक सौदे से कहीं बढ़कर एक रूहानी जुड़ाव जैसा महसूस होने लगा था। अर्जुन ने पहली बार अपनी कठोरता को किनारे रखकर अनन्या के प्रति एक नरम कोमल भावना महसूस की, जिसने उसे सुरक्षित रखने के लिए और भी अधिक प्रेरित किया। अनन्या को भी अब उस शराबी के भेष के पीछे छिपे नेक इंसान से प्यार होने लगा था, जिसने उसकी अंधेरी दुनिया में एक उम्मीद का दिया जलाया था। उन्होंने मिलकर महेंद्र के व्यापारिक नेटवर्क का नक्शा तैयार किया और उन सभी कमजोर कड़ियों की पहचान की जहां से वे हमला करके उसे आर्थिक रूप से पूरी तरह पंगु बना सकते थे। अनन्या ने कुछ ऐसे खातों का पता लगाया जो फर्जी कंपनियों के नाम पर चल रहे थे और जिनका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया जा रहा था। अर्जुन ने उसकी सूक्ष्म नज़र की प्रशंसा की और कहा कि यह जानकारी महेंद्र के साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी और वे जल्द ही जीतेंगे। दिन के समय वे अभी भी अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे ताकि पड़ोसियों और महेंद्र के जासूसों को उनकी बदलती हुई स्थिति का रत्ती भर भी आभास न हो सके और वे सुरक्षित रहें। अर्जुन ने गली में बैठकर शराब पीने का नाटक जारी रखा, जबकि अनन्या घर का सारा काम एक साधारण गृहिणी की तरह करती रही ताकि किसी को भी कोई संदेह न हो। इस दोहरी जिंदगी का तनाव बहुत अधिक था, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। अर्जुन ने तय किया कि अनन्या को मडाम ए के नाम से पेश किया जाएगा, जो दुबई की एक बहुत ही अमीर और रहस्यमयी निवेशक होगी जो मुंबई के रियल एस्टेट में निवेश करना चाहती है। उसने उसे विदेशी लहजे में बात करने और अपने शरीर की भाषा को नियंत्रित करने का है।
अनन्या ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए दिन रात एक कर दिया ताकि वह अपनी भूमिका में खरी उतर सके। अचानक एक दोपहर महेंद्र खुद झोपड़ी पर आया ताकि वह अनन्या की हालत देख सके और उसे और अधिक अपमानित कर सके, जिससे उनके बीच अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। अर्जुन तुरंत फर्श पर गिर गया और नशे का नाटक करने लगा, जबकि अनन्या ने अपने हाथ गंदे कर लिए और एक डरी हुई पत्नी की तरह उसके सामने खड़ी हो गई। महेंद्र ने चारों ओर देखा और गंदगी को देखकर ठहाका लगाया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक सामने उसका सबसे बड़ा काल तैयार हो रहा था। महेंद्र ने अनन्या के चेहरे पर कुछ पैसे फेंके और कहा कि उसे अपनी किस्मत पर रोना चाहिए, क्योंकि वह अब ताउम्र इसी नरक में सड़ेगी और कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अनन्या ने उन पैसों को उठाया और अपनी आंखों में छिपे गुस्से को दबा लिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह अपमान बहुत जल्द एक बहुत बड़ी जीत में बदलने वाला है। उसने मन ही मन सोचा कि जब वह उसे सड़क पर ले आएगी तब वह उसे याद दिलाएगी कि उसने आज क्या कहा था और उसका क्या हश्र हुआ। महेंद्र के जाने के बाद अर्जुन उठा और उसने अनन्या के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे अपमान को सहना कितना कठिन और हृदय विदारक होता है। अनन्या ने कहा कि उसे अब और दर्द नहीं होता, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य पर अपनी नजरें टिका ली हैं और वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके रहेगी। अर्जुन को उस पर बहुत गर्व हुआ और उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति अनन्या के बिना अब अधूरी है, क्योंकि वह उसकी असली प्रेरणा बन गई है। उस रात उन्होंने अपनी योजना का अंतिम रिहर्सल किया, जहां अनन्या ने वह सब कुछ दोहराया जो उसने पिछले कुछ दिनों में सीखा था, और उसकी तैयारी अब पूरी तरह से बेमिसाल थी। अर्जुन ने उसे वह कीमती हीरे का हार दिखाया जो वह आने वाले गाला इवेंट में पहनने वाली थी, जिसकी चमक ने झोपड़ी के अंधेरे को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वे दोनों जानते थे कि आने वाला कल उनके जीवन की सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई की शुरुआत करेगा, जिसमें केवल एक ही पक्ष जीतेगा। अर्जुन के वफादार ड्राइवर ने एक गुप्त स्थान पर एक लग्जरी कार खड़ी कर दी थी, जहां से अनन्या अपनी नई यात्रा शुरू करने वाली थी, और सब कुछ पहले से तय था। सुरक्षा के सभी इंतजाम कड़े कर दिए गए थे और डिजिटल रूप से उनके सभी डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया गया था, ताकि कोई भी तकनीकी रूप से उन्हें ट्रैक न कर सके। अनन्या ने अपनी पुरानी फटी हुई साड़ी को देखा और उसे अंतिम विदाई दी, क्योंकि अब से वह एक नई और शक्तिशाली महिला के रूप में उभरने वाली थी। अर्जुन ने अनन्या से वादा किया कि वह हर पल उसके साथ रहेगा, भले ही वह भौतिक रूप से वहां मौजूद न हो, लेकिन वह उसकी हर बात सुन रहा होगा। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी बुद्धिमानी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसे कभी भी खुद पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक विजेता के रूप में जन्मी है। अनन्या ने उसकी बातों से ऊर्जा प्राप्त की और उसने महसूस किया कि अब वह किसी भी तूफान का सामना करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार है। जैसे ही सूरज ढला, झोपड़ी में एक अजीब सी शांति छा गई जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी, और उन दोनों के दिलों में एक अनजाना डर और उत्साह था। उन्होंने अपना आखिरी साधारण भोजन किया और एक दूसरे की आंखों में वह समर्थन देखा जिसने उन्हें अब तक टूटने नहीं दिया था और आगे भी उन्हें हिम्मत देगा। मुंबई की रोशनियां दूर से चमक रही थी, जैसे वे अनन्या का स्वागत करने के लिए बेताब हों और उसे एक नए और भव्य जीवन का निमंत्रण दे रही हों। अनन्या ने अपने मन में उन सभी लोगों के चेहरे याद किए जिन्होंने उसे कभी भी प्यार या सम्मान नहीं दिया था, और उसने उन चेहरों को अपनी ताकत में बदल दिया। उसने सोचा कि यह लड़ाई केवल उसके लिए नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जिन्हें समाज ने कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया और दबाया। वह अपनी सफलता से यह साबित करना चाहती थी कि एक मनहूस लड़की भी पूरे साम्राज्य को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है और न्याय पा सकती है। जाने से पहले अर्जुन ने अनन्या को एक छोटा सा पिस्तौल भी दिया और उसे इसे इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वह अपनी रक्षा खुद कर सके। उसने उसे बताया कि कॉरपोरेट जगत के दुश्मन केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि कभी कभी शारीरिक हैं रूप से भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और उसे हमेशा सतर्क रहना होगा।
अनन्या ने हथियार को अपनी साड़ी के नीचे सुरक्षित रूप से छिपा लिया और उसने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से एक योद्धा बन चुकी है। वे दोनों झोपड़ी से बाहर निकले और अलग अलग दिशाओं में चले गए ताकि किसी को शक न हो, लेकिन उनके रास्ते एक ही मंजिल की ओर जा रहे थे, जो जीत थी। अनन्या ने आखिरी बार उस गंदी गली को पीछे मुड़कर देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे और सबसे अच्छे दिन बिताए थे और जहां उसे अपना रक्षक मिला था। उसकी आंखों में अब केवल विजय की प्यास थी और वह अपने शत्रुओं के विनाश के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आगे बढ़ गई थी। रास्ते में चलते हुए अनन्या ने अपनी चाल में वह परिवर्तन महसूस किया जो उसकी नई पहचान का हिस्सा था, जहां हर कदम में आत्मविश्वास और हर नज़र में एक गहरी समझ छिपी थी। उसने देखा कि कैसे मुंबई का हर कोना अब उसे अलग नजरिए से दिख रहा था, जैसे वह शहर अब उसका अपना खेल का मैदान बन गया हो जहां वह राज करेगी। उसे पता था कि आज की रात से उसका असली परीक्षण शुरू होगा, लेकिन उसके मन में अब किसी भी तरह का कोई संकोच या झिझक नहीं बची थी। अर्जुन दूर से उसे देख रहा था और उसे अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था, क्योंकि अनन्या ने जितनी जल्दी खुद को ढाला था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने अपने कान में लगे वायरलेस हेडसेट को ठीक किया और अपनी टीम को अलर्ट रहने का आदेश दिया, क्योंकि अब खेल का सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। अंधेरी गलियों से निकलकर वे अब रोशनी के उस केंद्र की ओर बढ़ रहे थे जहां किस्मत के बड़े फैसले लिए जाने थे और दुनिया कांपने वाली थी। मुंबई के सबसे भव्य होटल द रॉयल पाम्स के बाहर आलीशान कारों का तांता लगा हुआ था, जहां शहर की तमाम बड़ी हस्तियां जमा थीं। तभी एक काली लंबी लिमोजिन रुकी और उसमें से मदाम ए यानी अनन्या बाहर निकली, जिसे देखकर वहां मौजूद फोटोग्राफरों के कैमरे चमक उठे। उसने रेशमी काले रंग का एक डिजाइनर गाउन पहना था और उसके गले में चमकता हुआ हीरे का हार उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। अनन्या ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और आत्मविश्वास के साथ रेड कारपेट पर कदम रखे, जैसे वह इसी दुनिया के लिए बनी हो। होटल के भीतर का दृश्य चकाचौंध से भरा था, जहां विशाल क्रिस्टल झूमर छत से लटके हुए थे और हवा में महंगे इत्र की महक घुली हुई थी। अनन्या का दिल अंदर से थोड़ा धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी और स्थिर मुस्कान बनाए रखी, जैसा कि अर्जुन ने सिखाया था। वह जानती थी कि आज की रात उसे अपने पुराने डर को पीछे छोड़कर एक ऐसी शिकारी की भूमिका निभानी है जो अपने शिकार को जाल में फंसाने आई है। उसकी नजरें भीड़ में अपने असली दुश्मनों को ढूंढ रही थीं, जो वहां मदिरा और संगीत का आनंद ले रहे थे। अचानक उसकी नजर अपने चाचा महेंद्र पर पड़ी, जो व्यापारिक गलियारों में अपनी झूठी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन कर रहे थे और बड़े गर्व से बातें कर रहे थे। महेंद्र ने जब मदाम ए को देखा तो वे उसकी सुंदरता और प्रभाव से दंग रह गए, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि उसका मेकअप और अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। अनन्या ने उन्हें अनदेखा करते हुए एक वेटर से शैंपेन का गिलास लिया और बड़े ही सलीके से घूंट भरा, जिससे उसकी शाही छवि और भी पुख्ता हो गई। वह अब उस जाल को बुनने के लिए तैयार थी जो महेंद्र के विनाश का कारण बनेगा। भीड़ को चीरते हुए एक लंबा और प्रभावशाली व्यक्ति महेंद्र के पास पहुंचा, जिसे लोग विक्रम सिंघानिया के नाम से जानते थे और जो अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन था। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता और चालाकी थी, जो उसे अन्य व्यापारियों से अलग और बहुत अधिक खतरनाक बनाती थी। वह खन्ना साम्राज्य को पूरी तरह से हथियाने की योजना बना रहा था और इसके लिए उसने महेंद्र जैसे कई छोटे मोहरों को अपने साथ मिला रखा था। अनन्या ने दूर से ही उसे पहचान लिया और उसे अर्जुन की चेतावनी याद आई कि विक्रम एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। महेंद्र ने अपनी आदत के अनुसार मदाम ए के करीब जाने की कोशिश की ताकि वह इस रहस्यमयी निवेशक को प्रभावित कर सके और अपने लिए कोई बड़ा सौदा हासिल कर सके। अनन्या ने अपनी आवाज को पूरी तरह से बदल लिया था और एक विदेशी लहजे में बात करते हुए अपना परिचय दिया, जिससे महेंद्र पूरी तरह से उसके प्रभाव में आ गए। उसने अपनी बातचीत में कुछ ऐसी जटिल वित्तीय शब्दावलियों का उपयोग किया जो उसने अर्जुन से सीखी थीं,
जिससे उसकी साख और भी मजबूत हो गई। महेंद्र को लगा कि यह महिला उसके डूबते हुए व्यापारिक साम्राज्य के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। अनन्या को अंदर ही अंदर बहुत घृणा महसूस हो रही थी जब महेंद्र उसके साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। वही हाथ जिससे उसने उसे प्रताड़ित किया था। उसने बड़ी चतुराई से अपना दस्ताने वाला हाथ आगे बढ़ाया, जिससे सीधे संपर्क से बचा जा सके, और उसकी रहस्यमयी छवि और भी गहरी हो गई। महेंद्र के चेहरे पर एक लालची मुस्कान थी जो यह साफ दिखा रही थी कि वह केवल पैसे और शक्ति का भूखा है। अनन्या ने मन ही मन सोचा कि जल्द ही वह इसी हाथ से अपनी बर्बादी के कागजात पर हस्ताक्षर करेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। बातों बातों में अनन्या ने विक्रम सिंघानिया के निवेशों के बारे में महेंद्र से सवाल पूछे, जिससे वह अपनी घनिष्ठता दिखाने के लिए अपनी गोपनीय योजनाओं के बारे में भी बोलने लगा। उसने बताया कि कैसे वे मिलकर खन्ना ग्रुप के शेयरों को गिराने की साजिश रच रहे हैं ताकि वे उन्हें बहुत ही कम कीमतों पर खरीद सकें। अनन्या ने यह सब चुपचाप सुना और उसके लॉकेट में छिपा हुआ रिकॉर्डर हर एक शब्द को डिजिटल रूप से सहेज रहा था ताकि सबूत बन सके। वह हैरान थी कि महेंद्र अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि वह एक अजनबी पर भरोसा कर रहा था। होटल के एक गुप्त सुरक्षा कक्ष में बैठा अर्जुन कई मॉनिटरों के माध्यम से अनन्या की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था और उसके कान में लगे हेडसेट से सब सुन रहा था। उसे अनन्या की हिम्मत और उसकी अभिनय कला पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने एक ही रात में खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अर्जुन ने अपनी टीम को निर्देश दिए कि वे महेंद्र के कहे अनुसार उन फर्जी कंपनियों के डेटा को ट्रैक करना शुरू करें जिनका जिक्र उसने अभी किया था। उसे पता था कि अब वे जीत के बहुत करीब हैं और उनके दुश्मनों का अंत अब बस कुछ ही कदम दूर है। तभी विक्रम सिंघानिया ने अनन्या को गौर से देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा, जिससे माहौल में एक अलग ही तनाव पैदा हो गया, क्योंकि विक्रम की नजरें बहुत पारखी थीं। अर्जुन ने अनन्या को तुरंत सतर्क किया कि वह घबराए नहीं और अपनी भूमिका में बनी रहे, क्योंकि विक्रम किसी भी छोटी सी गलती को आसानी से पकड़ सकता था। विक्रम ने अनन्या के सामने आकर अपना हाथ बढ़ाया और बहुत ही विनम्र लेकिन डरावनी आवाज में उससे उसका नाम और मुंबई आने का उद्देश्य पूछा। अनन्या ने बहुत ही शांति से उसकी आंखों में देखा और अपनी योजना के अनुसार जवाब देना शुरू किया। मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन सुना था कि आप केवल छोटी मछलियों के साथ खेलते हैं। शायद मेरी जानकारी गलत थी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी का भाव आया, क्योंकि कोई भी उसके सामने इस तरह की सीधी और चुनौतीपूर्ण बात करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे लगा कि यह महिला कोई साधारण निवेशक नहीं है, बल्कि उसके रास्ते की एक बड़ी बाधा बन सकती है। उसने अपनी चाल बदली और उसे अपनी निजी मेज पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया ताकि वह उसे परख सके। मेज पर बैठकर विक्रम ने अनन्या को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया कि वह उसके साथ मिलकर खन्ना साम्राज्य को नष्ट करने में मदद करे और बदले में बड़ा मुनाफा कमाए। उसने अपनी योजना के कुछ गुप्त हिस्से भी साझा किए ताकि अनन्या को विश्वास दिलाया जा सके कि उसका पक्ष जीत रहा है और वह शक्तिशाली है। अनन्या ने बहुत ही चतुराई से हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उसने कोई भी लिखित दस्तावेज या वादा नहीं किया जिससे वह बाद में कानूनी रूप से फंस सके। वह पूरी तरह से एक खिलाड़ी की तरह व्यवहार कर रही थी, जो अपने पत्ते बहुत ही सावधानी से खोलता है और अपना रहस्य बनाए रखता है। बातचीत के दौरान अनन्या को महसूस हुआ कि विक्रम के साथ आए कुछ सुरक्षाकर्मी उसे बहुत ही शक की नजरों से देख रहे थे और वे उसके बारे में कुछ जांच रहे थे। अर्जुन ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि विक्रम के हैकर्स उसके डेटाबेस में मदाम ए की पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वे जल्द ही पकड़ सकते हैं। अनन्या ने अपनी कलाई पर लगी घड़ी के माध्यम से अर्जुन को संकेत दिया कि उसे अब यहाँ से निकलने की जरूरत है, क्योंकि खतरा बढ़ रहा था। उसने बहुत ही शालीनता से बहाना बनाया कि उसे एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल अटेंड करनी है और बंदरी सामा से वह थोड़ी देर में लौटेगी। जैसे ही वह हॉल से बाहर निकली, उसने देखा कि 2 सुरक्षाकर्मी उसका पीछा कर रहे हैं।
और वे उसे गलियारे के अंत में घेरने की कोशिश कर रहे थे। अनन्या ने अपनी चाल तेज की और वह होटल के किचन वाले रास्ते की ओर मुड़ी जहां अर्जुन का एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था ताकि उसे सुरक्षित निकाल सके। उसने अपना गाउन थोड़ा ऊपर उठाया और फुर्ती से सीढ़ियों की ओर दौड़ने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह डरी नहीं थी। उसने अपनी साड़ी के नीचे छिपे उस छोटे पिस्तौल को छुआ और खुद को किसी भी स्थिति के लिए तैयार कर लिया। किचन के पीछे के दरवाजे पर एक काली वैन खड़ी थी जिसमें अर्जुन खुद मौजूद था और उसने तुरंत अनन्या को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया, अनन्या, लेकिन विक्रम को अब तुम पर थोड़ा शक हो गया है और हमें अपनी अगली चाल और भी तेज चलनी होगी, अर्जुन ने कहा। उसने अनन्या को एक सुरक्षात्मक जैकेट पहनाई और उसके चेहरे से पसीना पोंछा, जिसमें एक गहरी फिक्र और लगाव साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या ने उसे वह रिकॉर्डिंग सौंपी और लंबी सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। वैन के अंदर लगे कंप्यूटरों पर डेटा को डिकोड किया जाने लगा और जल्द ही विक्रम की उन संपत्तियों का पता चल गया जो उसने गैर कानूनी रूप से विदेश में जमा की थीं। अर्जुन की आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि यह वही जानकारी थी जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था ताकि वह उसे पूरी तरह खत्म कर सके। अनन्या ने देखा कि कैसे तकनीक और बुद्धि के मेल से एक अपराधी को घेरा जा सकता है और वह खुद को इस महान कार्य का हिस्सा मानकर गर्व महसूस करने लगी। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन ही महेंद्र की कंपनी पर कानूनी रूप से धावा बोलेंगे। रात के अंधेरे में वैन शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी और अनन्या खिड़की के बाहर चमकते हुए मुंबई को देख रही थी, जिसे उसने अभी अभी चुनौती दी थी। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह बदल गई है, जहां वह अब एक पीड़ित नहीं बल्कि एक सशक्त नायिका बन चुकी थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि कल की सुबह महेंद्र के लिए एक बहुत बुरा सपना होगी, क्योंकि उसकी सारी संपत्ति अब सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने माता पिता के चेहरे को याद किया, जिन्हें अब आखिरकार शांति मिलने वाली थी। वे अपनी पुरानी झोपड़ी में वापस नहीं गए, बल्कि अर्जुन के एक सुरक्षित विला में पहुंचे जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और जहां अनन्या आराम कर सकती थी। विला की भव्यता देखकर अनन्या को एक पल के लिए अपनी पुरानी गरीबी याद आई, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब उसका लक्ष्य केवल विलासिता नहीं था। अर्जुन ने उसे अपने परिवार के पुराने एल्बम दिखाए और बताया कि कैसे विक्रम ने उसके पिता को धोखा देकर इस साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया था। यह केवल अनन्या की नहीं, बल्कि अर्जुन की भी अपनी व्यक्तिगत न्याय की लड़ाई थी जो अब अंतिम चरण में थी। अगली सुबह के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम को ब्रीफ किया और वकीलों की एक सेना तैयार की जो महेंद्र और विक्रम के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू करने वाली थी। अनन्या को मुख्य गवाह के रूप में पेश किया जाना था, क्योंकि उसके पास वह सभी दस्तावेज और रिकॉर्डिंग थी जो उनके अपराधों को साबित कर सकती थी। अर्जुन ने उसे समझाया कि अदालत में उन पर बहुत दबाव डाला जाएगा और उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, जिससे उसे बचना होगा। अनन्या ने दृढ़ता के साथ कहा कि वह अब किसी भी दबाव में नहीं आएगी, क्योंकि उसे अब अपनी शक्ति का एहसास हो गया है। पूरी रात अनन्या सो नहीं सकी, क्योंकि उसके मन में बदला लेने की प्रबल इच्छा और न्याय की उम्मीद के बीच एक द्वंद्व चल रहा था जो उसे बेचैन कर रहा था। उसने सोचा कि क्या महेंद्र कभी अपनी गलतियों के लिए पछतावा करेगा या वह अंत तक अपनी अकड़ में ही रहेगा, जैसा कि वह हमेशा से रहा है। उसे समझ आया कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते और उन्हें केवल कानून की भाषा ही समझ आती है, जो अब उनके साथ होने वाला था। उसने अपने कमरे की बालकनी से समुद्र की लहरों को देखा और खुद को शांत करने की कोशिश की ताकि वह कल के लिए तैयार रहे। सुबह की पहली किरण के साथ ही अर्जुन ने अनन्या को तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि पुलिस की एक टीम पहले से ही महेंद्र के घर पहुंच चुकी थी उसे गिरफ्तार करने के लिए। अनन्या ने एक सादे लेकिन प्रभावशाली सूट का चुनाव किया जो उसकी सादगी और उसकी नई शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा था और जो उसके व्यक्तित्व को निखार रहा था। उसने अपने माथे पर एक छोटा सा तिलक लगाया और खुद को मानसिक रूप से उस अंतिम मुकाबले के लिए तैयार किया जो आज होने वाला था।
अर्जुन ने उसे एक सुरक्षात्मक कवच की तरह घेरा हुआ था, जिससे उसे बहुत साहस और हिम्मत महसूस हो रही थी। उधर महेंद्र के घर में कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आयकर विभाग और पुलिस एक साथ उसके दरवाजे पर कैसे पहुंच गए और वे क्या ढूंढ रहे थे। उसे अब उस मदाम ए पर संदेह होने लगा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके कंप्यूटर से सारा डेटा पहले ही चुराया जा चुका था। विक्रम सिंघानिया को भी खबर मिल चुकी थी और वह अपने वकीलों को फोन कर रहा था ताकि वह खुद को इस पूरे मामले से अलग कर सके और बच सके। लेकिन अर्जुन ने जाल इतनी सफाई से बुना था कि विक्रम का बचना अब लगभग नामुमकिन था। अनन्या और अर्जुन की गाड़ी अब शहर की सबसे बड़ी अदालत की ओर बढ़ रही थी, जहां मीडिया का जमावड़ा पहले से ही लगा हुआ था, क्योंकि यह शहर का सबसे बड़ा घोटाला था। अनन्या ने खिड़की के शीशे से बाहर देखा और उसे वह सड़क दिखी जहां वह कभी भीख मांगने जैसी स्थिति में खड़ी थी, और आज वह उसी सड़क पर राज कर रही थी। अर्जुन ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि आज पूरी दुनिया देखेगी कि एक मनहूस लड़की कैसे एक विशाल साम्राज्य को न्याय की राह पर ला सकती है। उनकी आंखों में जीत का अटूट विश्वास था, जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए पर्याप्त था। अदालत के बाहर का दृश्य किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था, जहां भारी पुलिस बल तैनात था और पत्रकारों की भीड़ अनन्या की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। जैसे ही अनन्या और अर्जुन की गाड़ी गेट पर पहुंची, सुरक्षा कर्मियों ने चारों ओर से घेरा बना लिया ताकि कोई भी उनके करीब न आ सके। अनन्या ने अपना चश्मा उतारकर भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास था जिसने महेंद्र के गुर्गों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। वह जानती थी कि आज की गवाही महेंद्र के साम्राज्य के अंत की शुरुआत होगी। महेंद्र को जब पुलिस की गाड़ी से उतारकर अदालत के अंदर ले जाया गया, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर चल रहा था। उसने एक बार अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत और हार का एक अजीब मिश्रण था, जिसे अनन्या ने बहुत ही ठंडेपन से नजरअंदाज कर दिया। विक्रम सिंघानिया वहां कहीं भी नहीं दिख रहा था, जो अर्जुन के लिए एक गहरी चिंता का विषय था, क्योंकि वह जानता था कि विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला खिलाड़ी नहीं है। अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही अनन्या ने गरिमा और स्पष्टता के साथ अपना बयान दर्ज कराना शुरू किया, जिसमें उसने महेंद्र के हर काले कारनामे का विस्तार से वर्णन किया। उसने वे सभी दस्तावेज और ऑडियो क्लिप्स पेश कीं जो उसने अर्जुन की मदद से जुटाए थे, जिससे बचाव पक्ष के वकीलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं बचा। न्यायाधीश ने सबूतों की गंभीरता को देखते हुए महेंद्र की जमानत याचिका तुरंत खारिज कर दी और उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। यह अनन्या की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन खतरा टला नहीं था। सुनवाई खत्म होने के बाद जब अनन्या को एक सुरक्षित वाहन से वापस ले जाया जा रहा था, तभी एक संकरी सड़क पर दो भारी ट्रकों ने उनका रास्ता अचानक रोक दिया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, लेकिन पीछे से भी एक काली एसयूवी ने उन्हें ब्लॉक कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से जाल में फंस गए। नकाबपोश बंदूकधारियों ने वाहन पर हमला कर दिया और सुरक्षा कर्मियों को घायल कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अनन्या ने तुरंत अपना छोटा पिस्तौल निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, उसे बेहोश कर दिया गया। धुआं छंटने के बाद अनन्या ने खुद को एक ठंडी और अंधेरी जगह पर पाया। उसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए थे और उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। यह मुंबई के बंदरगाह के पास का एक पुराना गोदाम था, जहां लोहे के बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तभी अंधेरे से विक्रम सिंघानिया बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जिसने अनन्या के मन में गहरी घृणा पैदा कर दी। उसने अनन्या को दुर्भाग्यशाली कहकर संबोधित किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। तुम्हें क्या लगा था अनन्या, कि तुम और वह अर्जुन खन्ना मिलकर मुझे सलाखों के पीछे पहुंचा दोगे? विक्रम ने अनन्या की ठुड्डी को जोर से पकड़ते हुए गरज कर कहा। अनन्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर थूक दिया और कहा कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और कानून उसे कभी नहीं छोड़ेगा। विक्रम को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अनन्या को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अनन्या ने अपना सिर पीछे कर लिया।
उसकी बहादुरी ने विक्रम को अंदर से हिला दिया था, लेकिन वह दिखावा करता रहा। विक्रम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अनन्या के लॉकेट में लगा जीपीएस ट्रैकर अभी भी काम कर रहा था और अर्जुन को उसकी सटीक लोकेशन भेज रहा था। अनन्या ने जानबूझकर विक्रम को बातों में उलझाया ताकि वह अपने और महेंद्र के बीच हुए गुप्त सौदों के बारे में और अधिक जानकारी उगल सके। उसने विक्रम के अहंकार को चोट पहुंचाते हुए उसे एक डरपोक इंसान कहा जो औरतों के पीछे छिपकर वार करता है। विक्रम अपनी तारीफ करने के चक्कर में अपनी अगली योजनाओं के बारे में बहुत कुछ बोलने लगा जो रिकॉर्ड हो रहा था। उधर अर्जुन खन्ना अपनी निजी सुरक्षा टीम और पुलिस के विशेष दस्ते के साथ बंदरगाह की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कसम खाई थी कि अगर अनन्या को एक खरोंच भी आई तो वह पूरे शहर को आग लगा देगा और विक्रम का अस्तित्व मिटा देगा। उसकी टीम ने ड्रोन के जरिए गोदाम की घेराबंदी कर ली थी और वे थर्मल इमेजिंग से अंदर की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। अर्जुन ने अपने हथियार चेक किए और अपने कमांडो को बिना किसी अस्तित्व नॉन पर गा आवाज के अंदर घुसने का इशारा किया। गोदाम के अंदर अनन्या ने देखा कि एक गार्ड अपनी राइफल को ढीला पकड़कर खड़ा था और वह फोन पर बात करने में बहुत व्यस्त था। उसने अपने पैरों की जंजीरों का उपयोग करके एक पास रखे लोहे के पाइप को अपनी ओर खींचा और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई। वह जानती थी कि उसे केवल कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन खुद को बचाना होगा जब तक कि अर्जुन वहां पहुंच नहीं जाता। उसकी मानसिक शक्ति ने उसे शारीरिक दर्द से उभरने में मदद की और वह सक्रिय हो गई। जैसे ही विक्रम गोदाम से बाहर एक फोन कॉल सुनने के लिए गया, अनन्या ने अपनी जंजीरों को पाइप की मदद से मरोड़ने की कोशिश की, जिससे बहुत आवाज हुई। गार्ड ने तुरंत मुड़कर देखा और अनन्या की ओर बढ़ा, लेकिन अनन्या ने उसे अपनी बातों में फंसाकर अपने करीब बुलाया जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। जैसे ही वह करीब आया, अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर से उसके पैर पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने तुरंत उसकी चाबियां उठाने की कोशिश की, लेकिन जंजीर बहुत छोटी थी। उसी क्षण गोदाम की छत के शीशे टूट गए और अर्जुन की टीम ने रस्सियों के सहारे अंदर छलांग लगा दी, जिससे चारों ओर धुआं और गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने सबसे पहले अनन्या की ओर दौड़ लगाई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाए थे। तुम ठीक हो ना? उसने फुसफुसाते हुए पूछा, और अनन्या ने कमजोरी महसूस करते हुए भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से एक कट्टर निकाला और उसकी जंजीरें काट दीं। विक्रम ने भागने की कोशिश की और उसने एक मोटरबोट की ओर दौड़ लगाई जो बंदरगाह पर पहले से ही तैयार खड़ी थी, लेकिन पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे विक्रम का दांत टूट गया और वह जमीन पर गिर गया। यह अनन्या के हर उस आंसू के लिए है जो तुम्हारी वजह से निकला है, अर्जुन ने गरजते हुए कहा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। विक्रम की चीखें समुद्र की लहरों में कहीं खो गईं और उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। पुलिस ने विक्रम के पास से वह सभी दस्तावेज बरामद किए जिनसे साबित होता था कि उसने खन्ना ग्रुप के साथ गद्दारी की थी और महेंद्र के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। अनन्या ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और वे दोनों उस अंधेरे गोदाम से बाहर निकले, जहां अब सूरज की पहली किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही थीं। अनन्या को महसूस हुआ कि उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ अब उतर चुका है और वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र और सुरक्षित है। अर्जुन ने उसे अपने कोट से ढक लिया। अगले कुछ घंटों में मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई कि शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति विक्रम सिंघानिया गिरफ्तार हो चुका है और अनन्या ही वह असली गवाह है। लोग अब अनन्या को मनहूस नहीं बल्कि एक बहादुर नायिका के रूप में देख रहे थे, जिसने अकेले ही 2 शक्तिशाली अपराधियों को धूल चटा दी थी। अनन्या की कहानी हर घर में चर्चा का विषय बन गई थी और उसे समाज से बहुत सम्मान और सहानुभूति मिल रही थी। उसने साबित कर दिया था कि नियति आपके कर्मों से बनती है, दूसरों की बातों से नहीं। अर्जुन ने अनन्या को एक सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी चोटों का इलाज किया और उसे पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी क्योंकि वह बहुत थक गई थी।
उसने अनन्या के बिस्तर के पास बैठकर पूरी रात उसका हाथ पकड़े रखा और उसे आश्वासन दिया कि अब कोई भी उसे छू नहीं पाएगा। अनन्या ने महसूस किया कि अर्जुन का प्यार उसके लिए सबसे बड़ी औषधि है जो उसके हर पुराने घाव को भर रही है। उन दोनों के बीच अब कोई पर्दा नहीं था, केवल एक अटूट विश्वास और प्रेम था। अस्पताल में रहते हुए अनन्या ने अपने चाचा महेंद्र से मिलने की इच्छा जताई ताकि वह उसे उसकी हार का एहसास करा सके और अपनी जीत का जश्न मना सके। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची तो महेंद्र सलाखों के पीछे एक लाचार बूढ़े की तरह बैठा था। उसकी सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। अनन्या ने उसे बताया कि वह अब कभी भी अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकेगा क्योंकि वह सब अब गरीबों और अनाथों के कल्याण के लिए दान कर दी गई है। महेंद्र की आंखों में पछतावा नहीं बल्कि अपनी बर्बादी का गहरा दुख साफ दिख रहा था। अनन्या ने महेंद्र से कहा कि उसने जिसे मनहूस कहा था उसी ने आज उसे उसके असली ठिकाने तक पहुंचाया है और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। वह वहां से बिना मुड़े वापस आ गई और उसने अपने अतीत के उस काले अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया जो उसे परेशान करता था। उसे अब अपने माता पिता की आत्मा की शांति हजारती है कि आत्मा की शांति है का अनुभव हो रहा था क्योंकि उसने उनके हथियारों को सजा दिला दी थी। उसका दिल अब हल्का था और उसकी आत्मा एक नई ऊर्जा से पूरी तरह भरी हुई थी। अर्जुन ने अनन्या को प्रस्ताव दिया कि वह उसके साथ मिलकर खन्ना ग्रुप की एक नई शाखा को संभाले जो महिला सशक्तिकरण और न्याय के लिए काम करेगी ताकि कोई और अनन्या न बने। अनन्या ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि वह जानती थी कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है बल्कि एक नए और गौरवशाली भविष्य की शुरुआत हुई है। वे दोनों अब एक नई दुनिया के निर्माण के लिए तैयार थे। शहर के बुद्धिजीवियों और व्यापारिक संगठनों ने अनन्या को सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया जहां उसे मुंबई की बेटी का खिताब दिया गया। उसने अपने भाषण में कहा कि कोई भी व्यक्ति दुर्भाग्यशाली नहीं होता, बस उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता होती है। उसकी आवाज में वह दम था जिसने हजारों लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन दूर खड़ा होकर गर्व से अपनी पत्नी को देख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए अनन्या और अर्जुन का रिश्ता और भी गहरा होता गया और उन्होंने समाज के सामने एक आदर्श जोड़े की मिसाल पेश की जो हर मुश्किल में साथ रहते हैं। उन्होंने उन सभी लोगों की मदद की जिन्होंने अनन्या के बुरे समय में उसका साथ दिया था और उन अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाई जो अभी भी छिपे हुए थे। मुंबई का वह कोलाहल अब अनन्या को संगीत जैसा लगता था क्योंकि उसने इस शहर को अपनी पहचान के साथ पूरी तरह से जीत लिया था। अंततः उन्होंने अपनी पुरानी झोपड़ी वाली जगह पर एक विशाल स्कूल बनाने का फैसला किया ताकि उस इलाके के गरीब बच्चे शिक्षित होकर अपना भविष्य खुद बना सकें और कभी भी किसी के शोषण का शिकार न बने। अनन्या ने खुद उस स्कूल की नींव रखी और उसके मन में एक असीम शांति थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसने खिड़की से समुद्र की ओर देखा और एक लंबी संतोषजनक सांस ली क्योंकि वह अब सचमुच में अपने जीवन की रानी बन चुकी थी। मुंबई के बीचों बीच खड़ी खन्ना ग्रुप की आलीशान गगनचुंबी इमारत आज एक बड़े तूफान की गवाह बनने वाली थी जहां सुरक्षा का पहरा अभूतपूर्व और कड़ा था। मुख्य सभागार में बोर्ड के सदस्यों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी जिसमें हवा में तनाव और संदेह की एक बहुत गहरी परत साफ महसूस की जा रही थी। हर कोई हैरान था कि चेयरमैन अर्जुन खन्ना, जो महीनों से लापता थे, अचानक वापस कैसे आ गए और उनकी इस अचानक वापसी का असली उद्देश्य क्या था। गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन अंदर बड़ी साजिशों की खिचड़ी पक रही थी जिसे अब जड़ से खत्म होना था। अर्जुन खन्ना ने जैसे ही सभागार के विशाल दरवाजों को धक्का दिया, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और सभी की सांसें मानो एक पल के लिए पूरी तरह थम गईं। उसने एक महंगा ग्रे सूट पहना था और उसकी आंखों में वह चिरपरिचित अधिकार और आत्मविश्वास चमक रहा था जो विरोधियों को डराने के लिए हमेशा काफी होता था।
वह बिना किसी ऐंदा विरोधियों को ना हो रही हिचकिचाहट के सीधे मुख्य कुर्सी की ओर बढ़ा और वहां रखे भारी दस्तावेजों को मेज पर बहुत जोर से पटका, जिससे सब कांप गए। उसकी उपस्थिति ने उन सभी गद्दारों के पसीने छुड़ा दिए थे जो उसके साम्राज्य को चुपके से बेचने की योजना बना रहे थे। उसके ठीक पीछे अनन्या खड़ी थी, जिसकी गरिमा और शांत स्वभाव ने बोर्ड के सदस्यों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था कि यह अत्यंत रहस्यमयी महिला कौन है। उसने एक गहरे नीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी जो उसकी नई शक्ति और ऊंचे पद का प्रतीक लग रही थी, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दंग थे। अनन्या ने अर्जुन की ओर एक भरोसेमंद नजर डाली और अपने हाथ में मौजूद डिजिटल टैबलेट को सक्रिय किया, जिसमें गद्दारों के विनाश का सारा सामान छिपा था। वह आज केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि इस पूरे ऑपरेशन की मुख्य सूत्रधार और एक चतुर रणनीतिकार के रूप में आई थी। आप सभी को लग रहा होगा कि मैं मर चुका हूं या शायद किसी कोने में अपनी हार का शोक मना रहा हूं, लेकिन आप पूरी तरह गलत थे, अर्जुन ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज माइक्रोफोन के बिना भी पूरे हॉल में गूंज रही थी और दीवारों को हिला देने की ताकत रख रही थी, जिससे हर कोई अंदर से कांप गया। उसने मेज पर बैठे हर सदस्य की आंखों में झांका और उन गद्दारों की पहचान करना शुरू किया जिन्होंने विक्रम सिंघानिया का गुप्त रूप से साथ दिया था। बोर्ड के कुछ सदस्य डर के मारे अपनी फाइलें छिपाने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या ने बड़ी कुशलता के साथ बड़े स्क्रीन पर उन फर्जी लेन देन के विवरणों को प्रदर्शित करना शुरू किया जिन्होंने खन्ना ग्रुप की आर्थिक नींव को अंदर से खोखला किया था। उसने एक एक करके उन मुखौटा कंपनियों के नाम उजागर किए जिनका मालिकाना हक बोर्ड के कुछ भ्रष्ट सदस्यों के पास था और जिन्हें महेंद्र ने संरक्षण दिया था। सबूत इतने पुख्ता थे कि बचाव की कोई गुंजाइश नहीं बची थी और हॉल में मौजूद लोग अब आपस में कानाफूसी करने लगे थे। अनन्या की स्पष्ट और सटीक आवाज ने अपराधियों के झूठ के महल को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया और उन्हें असहाय बना दिया। बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य मिस्टर कपूर ने खड़े होकर विरोध करने की कोशिश की और इसे एक निराधार आरोप बताते हुए अनन्या की योग्यता पर ही सवाल उठा दिए। उसने चिल्लाकर पूछा कि यह अजनबी लड़की कौन है जिसे हमारी आंतरिक बैठकों में शामिल होने की अनुमति दी गई है और इसके पास क्या कानूनी अधिकार है। उसने अनन्या को नीचा दिखाने के लिए उसकी पुरानी पहचान के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर अचानक पहुंच गया। कपूर को लगा कि वह इस तरह से ध्यान भटका सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह अपनी कब्र खोद रहा है। यह अजनबी नहीं, बल्कि मेरी पत्नी और खन्ना ग्रुप की नई चीफ स्ट्रैटेजिक ऑफिसर है, जिसकी बुद्धि ने आप जैसे भेड़ियों को जाल में बड़ी सफाई से फंसा लिया है, अर्जुन ने कहा। उसने कपूर की ओर इशारा किया और सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया कि वे उसे तुरंत हॉल से बाहर निकालें और पुलिस के सख्त हवाले कर दें। अर्जुन के इस खुलासे ने सभी को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि किसी को भी इस गुप्त विवाह और अनन्या की असली ताकत का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपनी जगह बनाई और उसने दिखाया कि उसकी तथाकथित मनहूसियत वास्तव में काल थी। उसी समय हॉल के दरवाजे फिर से खुले और मुंबई पुलिस के आला अधिकारी महेंद्र को हथकड़ियों में जकड़कर अंदर लाए, जिसका चेहरा अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। पुलिस अधिकारी ने बोर्ड को सूचित किया कि महेंद्र ने न केवल वित्तीय धोखाधड़ी की है, बल्कि अनन्या के माता पिता की कार दुर्घटना की साजिश भी रची थी। हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह खुलासा केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि एक जघन्य आपराधिक मामला भी बन चुका था, जिसने सभी को पूरी तरह हिला दिया। महेंद्र अपनी सफाई में कुछ होल देख ले हैं बुदबुदाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शब्द गले में ही घुट गए। अनन्या ने अपने चाचा को इस दयनीय स्थिति में देखा, लेकिन उसके मन में अब केवल न्याय की संतुष्टि थी। कोई दया या व्यक्तिगत नफरत का नामो निशान नहीं बचा था। उसने अपने माता पिता की उन यादों को याद किया जिन्हें महेंद्र ने वर्षों तक अपमानित किया था, और आज उनकी आत्मा को अंततः शांति मिलने वाली थी। अर्जुन ने धीरे से अनन्या का हाथ थाम लिया और उसे साहस दिया, क्योंकि वह जानता था कि इस पल तक पहुंचने के लिए उसने कितना सहा है। महेंद्र को ले जाते समय अनन्या ने केवल इतना कहा कि लालच का अंत हमेशा ऐसा ही भयानक होता है।
अगले कुछ घंटों में अर्जुन और अनन्या ने बोर्ड का पुनर्गठन किया और उन सभी ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जिन्हें गद्दारों ने हाशिए पर धकेल दिया था। उन्होंने एक नई पारदर्शी प्रणाली की घोषणा की जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावना को जड़ से खत्म किया जा सके और कंपनी सुरक्षित रहे। बोर्ड के बाकी सदस्यों ने अनन्या के नेतृत्व और उसकी अद्भुत कार्यक्षमता को स्वीकार किया और उसके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाईं जिससे वातावरण बदल गया। अब खन्ना ग्रुप वास्तव में एक नई शुरुआत के लिए तैयार था जहां केवल योग्यता और सच्चाई का बोलबाला था। सभागार के बाहर मीडिया के सामने अर्जुन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अनन्या उसकी पत्नी है और वह भविष्य में इस साम्राज्य की बराबर की हिस्सेदार होगी। उसने स्पष्ट किया कि अनन्या की वजह से ही वह जीवित है और आज खन्ना ग्रुप की गरिमा को बचाया जा ज़ैलान सिंह ज़िलवेस्टेन सका है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मीडिया के कैमरों ने उस दृश्य को कैद किया जहां अनन्या और अर्जुन एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, जो एकता और शक्ति का प्रतीक लग रहे थे। शहर के लोग जो कल तक अनन्या का मजाक उड़ा रहे थे आज उसकी बहादुरी की कस्में खाने लगे थे। जब सब चले गए अर्जुन और अनन्या अपनी पुरानी मेज के पास बैठे और उन्होंने खिड़की से बाहर चमकते हुए शहर को देखा जिसने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। अर्जुन ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शराबी के भेष में उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत और सबसे वफादार साथी मिल जाएगा। अनन्या ने जवाब दिया कि उसकी तथाकथित बदकिस्मती वास्तव में उसे सही रास्ते पर लाने का एक जरिया थी ताकि वह अपनी असली शक्ति को पहचान सके। उन दोनों ने महसूस किया कि उनके संघर्षों ने उन्हें एक ऐसा इंसान बना दिया है जो अब विजयी है। उन्होंने तय किया कि वे उन सभी लोगों को ढूंढेंगे और उनकी मदद करेंगे जिन्हें महेंद्र और विक्रम जैसे लोगों ने सताया था और जिन्हें समाज ने छोड़ दिया था। अनन्या ने विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए एक कानूनी कोष बनाने का प्रस्ताव रखा जो घरेलू हिंसा और संपत्ति के विवादों से जूझ रही थीं और असहाय थीं। अर्जुन ने उसके विचार की सराहना की और उसे तुरंत लागू करने के लिए अपनी पूरी टीम को निर्देश दिए क्योंकि वह उसे खुश देखना चाहता था। यह केवल एक व्यापारिक साम्राज्य की जीत नहीं थी, बल्कि मानवता और न्याय की जीत थी जो हमेशा याद रहेगी। शाम होते होते अनन्या के माता पिता के नाम पर एक मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिससे उनकी छवि को वह सम्मान मिला जिसे समाज पूरी तरह भूल चुका था। अनन्या ने अपनी मां की पुरानी तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों में अब केवल खुशी के आंसू थे जो बहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे। उसने महसूस किया कि वह अब वास्तव जानवी न था, स्वधान को वास्तव जानवी न था। मैं घर वापस आ गई है, जहां उसे अब किसी के डर या किसी के उपहास की कोई चिंता नहीं थी। अर्जुन ने उसके माथे को चूमा और वादा किया कि वह हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। खन्ना ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया क्योंकि बाजार ने अर्जुन की वापसी और अनन्या की रणनीतिक भूमिका का बहुत ही सकारात्मक तरीके से स्वागत किया और भरोसा दिखाया। निवेशकों को अब विश्वास हो गया था कि कंपनी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। यह अब किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के लिए कोई जगह नहीं बची है। अनन्या ने नए प्रोजेक्ट्स की फाइलों पर हस्ताक्षर करना शुरू किया और उसकी शैली इतनी परिष्कृत थी कि बड़े बड़े अधिकारी भी उससे सलाह लेने आने लगे। वह अब केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि मुंबई की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बन चुकी थी। रात के खाने पर उन्होंने उन वफादार सुरक्षा कर्मियों को भी सम्मानित किया जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अर्जुन और अनन्या के मिशन को सफल बनाने में मदद की थी। वातावरण में अब डर नहीं बल्कि एक पारिवारिक सौहार्द और जीत का जश्न था जो खन्ना विला की दीवारों में गूंज रहा था और सुकून दे रहा था। अर्जुन ने अनन्या को एक सरप्राइज दिया कि वे जल्द ही एक ऐसी यात्रा पर जाएंगे जहां वे शांति से कुछ पल साथ बिता सके और अपनी थकान मिटा सके। अनन्या ने मुस्कुराते हुए हामी भरी क्योंकि उसका दिल अब बहुत शांत था। अदालत ने महेंद्र और विक्रम के खिलाफ तेजी से सुनवाई करने का आदेश दिया ताकि उन्हें उनके कृत्यों के लिए कड़ी से कड़ी सजा जल्द मिल सके और न्याय हो। उनके सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया और उनकी अवैध संपत्तियों को सरकारी कब्जे में ले लिया गया, जिससे उनका घमंड पूरी तरह मिट्टी में मिल गया।
अनन्या को खुशी थी कि अब कोई भी दूसरा महेंद्र किसी दूसरी मासूम अनन्या के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कानून अब बहुत सख्त था। उसने अपनी पुरानी डायरी में लिखा कि आज उसकी बदकिस्मती का लेबल हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे जैसे मुंबई की रात गहरी हुई, अनन्या ने अपने भव्य बेडरूम की बालकनी से समुद्र की शांत लहरों को देखा और उसे अपनी पुरानी झोपड़ी की याद आई। उसने सोचा कि कैसे समय का पहिया घूमता है और कैसे एक शराबी पति वास्तव में एक मसीहा के रूप में सामने आया जिसने उसे नया जीवन दिया। भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसे अर्जुन जैसा हमसफर मिला, जिसने उसकी आत्मा को पहचाना और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। चाहे कुछ भी हो, वह अब अगले अध्याय के लिए तैयार थी जहां उसे खुशियां सहेजनी थीं। अर्जुन उसके पास आया और उसने पीछे से उसे गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे की मौजूदगी में वह सुरक्षा महसूस की जो दुनिया की सारी संपत्ति से ऊपर थी। उनके बीच का प्रेम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं था, बल्कि वह उनकी आंखों की चमक और एक दूसरे के प्रति उनके सम्मान में साफ दिखाई देता था। वे जानते थे कि आने वाला समय चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन अब उनके पास एक दूसरे की अटूट शक्ति और विश्वास था जो विजयी रहेगा। मुंबई शहर अब उनके स्वागत में अपनी सारी रोशनियां जलाकर मुस्कुरा रहा था। अनन्या ने अपने मन में संकल्प लिया कि वह अपने पद का उपयोग केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए करेगी जो पिछड़े हैं। अर्जुन ने उसकी आंखों में वह नेक इरादा देखा और उसे पूरा सहयोग देने का वचन दिया, क्योंकि वह उसकी हर सोच और उसके हर सपने का सम्मान करता था। उनकी यह कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगी कि सच्चाई और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। रात की खामोशी में वे दोनों एक नई सुबह का इंतजार करने लगे। आज के दिन का समापन एक बहुत बड़ी जीत के साथ हुआ था, जिसने न केवल उनका जीवन बदला था, बल्कि पूरे कॉरपोरेट जगत को एक कड़ा संदेश दिया था। अनन्या ने अपनी आंखों को शांति से बंद किया और उसने महसूस किया कि उसका दिल अब पूरी तरह से हल्का और बोझ मुक्त हो चुका है, जैसा उसने चाहा था। अर्जुन ने उसे अपने करीब खींचा और उसे सोने के लिए कहा, ताकि वह आने वाले कल के नए सपनों और नई जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह तैयार रहे। यह जीत उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी जीत थी। मुंबई की मरीन ड्राइव पर सुबह की ताज़ी हवा अनन्या के चेहरे को छू रही थी, जहां वह समुद्र की विशाल लहरों को देख रही थी। पिछले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी ने जो मोड़ लिया था, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, लेकिन यह सब उसकी हकीकत थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उस पुराने समय को याद किया जब उसे केवल मनहूस कहकर पुकारा जाता था और अपमानित किया जाता था। आज वह उसी शहर की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में खड़ी थी, जिसने अपने अटूट साहस से अपनी पूरी किस्मत को खुद बदला था। अर्जुन खन्ना धीरे से उसके पीछे आए और उन्होंने अनन्या के कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी मौजूदगी का सुखद एहसास कराया, जो बहुत सुकून देने वाला था। उन्होंने एक साथ उगते हुए सूरज को देखा, जिसकी स्वर्णिम किरणें अरब सागर के पानी पर नाच रही थीं और एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थीं। अर्जुन ने कहा कि अब उनके जीवन का वह काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है और उनके सामने अब केवल खुशियों का एक विशाल सागर फैला हुआ है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया और उस गहरी शांति को महसूस किया। वे उस पुरानी गली में वापस गए जहां उनकी शादी की पहली रात बीती थी। वह जगह अब उनके आदेश पर पूरी तरह से बदल चुकी थी। उस टूटी हुई झोपड़ी की जगह अब एक शानदार सफेद इमारत खड़ी थी, जो गरीब बच्चों के लिए एक अत्याधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र बन गई थी। अनन्या ने उस पुरानी दीवार के अवशेष को छुआ जहां उसने कभी अपने कान से क्षानगाम गरी देने के लिए दुखद आंसू छिपाए थे, लेकिन अब वहां केवल बच्चों की मासूम हंसी गूंज रही थी। अर्जुन ने घोषणा की कि इस केंद्र का नाम अनन्या शक्ति फाउंडेशन रखा गया है, जो न्याय की मिसाल बनेगा। फाउंडेशन के उद्घाटन समारोह में शहर के तमाम बड़े लोग शामिल हुए थे, लेकिन अनन्या ने सबसे आगे उन लोगों को बैठाया था जिन्होंने उसके बुरे समय में साथ दिया था।
उसने उन सफाई कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों को सम्मानित किया जो कभी उसे गली के साथ देखकर डरते नहीं थे बल्कि दया दिखाते थे। अर्जुन ने मंच ने साथ दिखाते थे उन्हों से अभी भी मंजूर किया से खड़े होकर कहा कि एक साम्राज्य केवल पैसे से नहीं बल्कि सही इंसान की पहचान और सम्मान करने से बनता है। अनन्या की आंखों में गर्व के आंसू थे क्योंकि वह देख रही थी कि कैसे उसकी पहचान पूरी तरह बदल गई थी। अदालत का अंतिम फैसला भी आ गया था, जहां महेंद्र और विक्रम सिंघानिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। अनन्या को यह जानकर संतोष हुआ कि अब वे कभी भी बाहर आकर किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति का जीवन बर्बाद नहीं कर पाएंगे जैसा उन्होंने उसके साथ किया था। कानून ने अंततः यह साबित कर दिया था कि सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद और न्यायपूर्ण होता है। अर्जुन ने सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया ताकि अनन्या को उसका हक मिल सके। अंततः उनकी औपचारिक शादी का दिन आ गया, जो मुंबई के इतिहास का सबसे भव्य और यादगार आयोजन होने वाला था, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी थी। इस बार कोई अपमान नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि यह दो प्यार करने वाले दिलों का एक सच्चा और बहुत ही पवित्र मिलन था। अनन्या ने लाल रंग का भारी जरदोजी का लहंगा पहना था और उसके गहनों की चमक ने पूरे ताजमहल पैलेस को अपनी रोशनी से जगमगा दिया था। अर्जुन अपनी शेरवानी में किसी शक्तिशाली सम्राट की तरह दिख रहा था, जिसकी आंखों में केवल अपनी पत्नी के लिए प्रेम था। शादी के मंडप में जब अनन्या ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली तो पूरे हॉल में फूलों की वर्षा हुई और शंखों की पवित्र ध्वनि गूंज उठी। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि एक योद्धा महिला की जीत का जश्न था, जिसने समाज की रूढ़ियों और अपने ही परिवार के धोखे को मात दी थी। उपस्थित सभी अतिथियों ने खड़े होकर इस जोड़े का स्वागत किया और अनन्या की खूबसूरती और उसके तेज की प्रशंसा की जो अतुलनीय थी। उसने अपने खने की खता की माता पिता की तस्वीर के सामने झुककर आशीर्वाद लिया और अपनी नई यात्रा शुरू की। शादी के बाद अनन्या ने खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग की पूरी कमान संभाल ली और कई क्रांतिकारी बदलाव किए जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। उसने सुनिश्चित किया कि कंपनी में काम करने वाली हर महिला को सुरक्षा और समान अवसर मिले, ताकि कोई भी अपनी प्रतिभा को छिपाने के लिए मजबूर न हो। अर्जुन ने उसे पूरी स्वतंत्रता दी क्योंकि वह जानता था कि अनन्या की दूरदृष्टि और उसकी करुणा ही इस साम्राज्य की असली ताकत और उसकी आत्मा है। उन दोनों ने मिलकर व्यापार को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। समय बीतने के साथ अनन्या के नाम के साथ जुड़ा मनहूस शब्द पूरी तरह से मिट गया और लोग उसे मुंबई की भाग्यलक्ष्मी के नाम से पुकारने लगे, जो सौभाग्य लाती है। उसने यह साबित कर दिया था कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिलती है, बल्कि इसे अपने कर्मों और दृढ़ इच्छा शक्ति से बनाया जाता है। अर्जुन और अनन्या की प्रेम कहानी अब मुंबई की गलियों में एक लोककथा की तरह सुनाई जाती थी, जो उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बन चुकी थी। उनका जीवन दूसरों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गया था। एक शाम जब वे अपने विला की छत पर बैठे थे, अनन्या ने अर्जुन से पूछा कि क्या उसे कभी उस रात का अफसोस हुआ जब उसने एक शराबी का नाटक किया था। अर्जुन ने उसे करीब खींचते हुए कहा कि वह नाटक उसके जीवन का सबसे बेहतरीन निर्णय था, क्योंकि उसी ने उसे अनन्या जैसी अनमोल रत्न से मिलवाया था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर भविष्य के सुनहरे सपने देखे, जहां वे मिलकर और भी कई लोगों की जिंदगियों में रोशनी फैलाने वाले थे। उनकी कहानी का यह अंत वास्तव में एक नई और शानदार शुरुआत थी। मुंबई शहर अपनी पुरानी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन अब यहाँ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक मजबूत ताकत मौजूद थी, जो अनन्या और अर्जुन के रूप में थी। उन्होंने अपने जीवन को केवल विलासिता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सेवा और न्याय का एक माध्यम बनाया जो समाज के लिए बहुत जरूरी था। अनन्या ने अपनी पुरानी फटी हुई साड़ी को एक फ्रेम में जड़वाकर अपने केबिन में रखा था, ताकि वह कभी न भूले कि वह कहाँ से आई है। वह अपनी सादगी और अपनी जड़ों को हमेशा याद रखती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए,
अनन्या और अर्जुन के नेतृत्व में खन्ना ग्रुप ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ईमानदारी और नैतिकता के लिए ख्याति प्राप्त की। अनन्या ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महिलाओं के अधिकारों और न्याय पर भाषण दिए, जिससे उसकी ख्याति और भी बढ़ गई और वह एक वैश्विक नेता बन गई। उसने अपने जीवन के संघर्षों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। वह अब सचमुच में एक अटूट और अजेय व्यक्तित्व बन चुकी थी। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर आपके भीतर सच्चाई और साहस है तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अनन्या, जो कभी एक शराबी की पत्नी बनने के लिए मजबूर की गई थी, आज करोड़ों लोगों के लिए एक मशाल बन गई थी जो अंधेरे में रास्ता दिखाती थी। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि न्याय की जीत हमेशा होती है और प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी घाव को भर सकती है। वह अब मुंबई की सबसे सम्मानित और प्रिय रानी थी। जब रात के आसमान में तारे चमकते थे, अनन्या अक्सर उस पुरानी झोपड़ी की याद करती थी और ईश्वर को धन्यवाद देती थी कि उसने उसे वह कठिन समय दिखाया, क्योंकि उसी कठिनाई ने उसे वह हीरा तराशने का मौका दिया जो वह आज बन चुकी थी और जिसे पूरी दुनिया अब गर्व से देख रही थी। अर्जुन के साथ बेंस पे उसका रिश्ता हर दिन के साथ और भी गहरा और अटूट होता गया, जो सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा थी। उनकी विरासत आने वाली कई पीढ़ियों तक इसी तरह गौरव के साथ जीवित रहेगी और प्रेरित करेगी। इस प्रकार एक मनहूस लड़की ने अपने भाग्य की लकीरों को अपने खून पसीने और बुद्धिमानी से फिर से लिखा और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जहां केवल मानवता का राज था। उसने न केवल अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि उन लोगों के दिलों को भी जीत लिया जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे और उसे कमतर समझते थे। उसकी सफलता की गूंज अब केवल मुंबई में ही नहीं, बल्कि हर उस दिल में सुनाई देती है जो न्याय की तलाश में है। अनन्या और अर्जुन की यह अमर प्रेम कहानी यहीं एक सुखद मोड़ पर पहुंचती है।